मेरा नाम रिया है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर के रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकोड़े बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन और नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद खुशी दीदी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी की रूम की तरफ जाने लगी थी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वो ट्रे दोनों गिर गए। अचानक से जोर की आवाज़ सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे का भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वो जो सहेली मम्मी से मिलने आई थी वो जाने लगी और बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्ची है, कुछ मत कहना। वैसे ही मैं जाने ही वाली थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली कि नहीं सालो, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियाँ क्या जाहिर करती है कि उनकी परवरिश पूनम ने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई डील नहीं थी। सालू, जो कि मम्मी की दोस्त थी, वो भी ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात ठान ले या किसी भी चीज़ के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वो सब हम सब बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने जालिम की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका ये व्यवहार हम सबको रोने पर मजबूर कर दिया। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सब बच्चों को छत पर भेज दिया गया। कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते हैं तो समझा कर छोड़ देते थे, लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थे और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र 12 साल की थी। रात को होते होते पता नहीं कब हमारी आँख लग गई। जब मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी हम सबको इतनी देर तक सोते देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा, मम्मी आ रही है। जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम में लग गई। कोई सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए मेरे जिम्मे में कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे कामकाज किया करती थी या कोई चीज़ किसी को चाहिए होता तो वो दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ पर दीदी को बंद किया गया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उसके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दे दी, जिससे मम्मी के इशारे से उसने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वो दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गए, जहाँ पर वो दीदी को सोते ही बाहर आ गए और हम सब के काम गौर से देखने लगी। हम सब ने अभी तक परेशान थी। कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली वो बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वो वहाँ पर कोई था जिसने दीदी को पीटा या कोई और था? मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटे में हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। चाहकर भी सो नहीं पाई। मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आता था और मैं परेशानी से करवटें करती। अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फन फैलाया बैठा हुआ था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी नहीं पा सकती थी।
मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी कुरकुर कर अपना खून जलाती। उन्हें पापा को 1000 दफ़ा मना किया था, ये बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकत मत किया करो, मगर पापा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते और रात में पूरी रात नशा करते। उनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वो उन्हें गालियाँ बकता हुआ बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वो मम्मी को पीट कर मार कर अधमरा करने के बाद वही दहलीज पर बेहोश की हालत में गिर जाता। इस सब तमाशा से पहले मम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती, क्योंकि शायद वो हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हमें कमरे में होकर सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा के एक शब्द से नहीं घबराई। उनकी मर्दांगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि पूनम, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी इस बात पर ना शर्माई ना लज्जाई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख हर्ष, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी की हाथ पर रख दूँ। मैंने जैसे तैसे करके ये घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम किया हुआ था। एक अच्छा सा ड्राइंग रूम भी था। मम्मी के लिए ये कोठी से कम नहीं था, ये कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर मिनमिनाने लगते हैं। देख पूनम, थोड़े से तो पैसे दे दे मुझे। तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने बैठे तो 1 रुपया भी उसके जेब से ना निकले? लेकिन मम्मी की नाक कभी हाँ में नहीं बदली थी। फिर रात को नशे में जब पापा मम्मी को मारते तो सारा पैसे मम्मी दे देती। फिर अगले दिन मम्मी के पास ढेर सारे पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान होते कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर ये बात मम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और ये खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वो हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वो नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने 1-2 बार दीदी से पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वो चुप करके सर झुका गई और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन सर खपाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी जैसी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम है, तुम्हें मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सजा दी मम्मी ने, मगर दीदी ने कितनी जोर से थप्पड़ मारा। अब कभी मैं उससे बात नहीं करूँगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरे बात ना करने से मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, मगर उसकी तो किसी चीज़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी के एक इशारे पर वो खड़ी हो जाती, बैठ जाती है। अब मम्मी रोज़ ही उनके कामों में कमियां निकालती और कहीं मिट्टी का एक जरा भी टुकड़ा दिखाई पड़ जाता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में
भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे ये देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम से गोली क्यों खिलाती थी? बेचारी दीदी को मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में खत्म हो गया चुका था, क्योंकि मुझे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन तनु ने सब्जी जला दी तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी पर बैठ गई। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी तो हम सब बहनें सो गए, मगर रात को सुसु करने के लिए जब मेरी आँख खुली तो खुशी दीदी घुटनों में कर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा है, तभी वो ऐसे बैठी है। जल्दी से दीदी के पास गई और उनका सर उठाया तो वो बेआवाज बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई। भगवान से ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो, वैसे भी पाप नाश करके पड़े हुए होंगे तो दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा? दीदी क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? मम्मी को बुलाओ। दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वो चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं रिया, मम्मी को नहीं बुलाना और मेरे दर्द नहीं हो रहा है, किसी और वजह से मैं रो रही हूँ। ये बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी बताओ। धीरे से दीदी की और करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दीदी मुझे सब कुछ बता देगी। तभी मैं इतने जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी ने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोली, रिया तुम कोई भी गलती कभी नहीं करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई सजा ना दे। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम क्यों रो रही हो? मैं उनकी बात पर बहुत हैरान थी। तभी दीदी दिल में मचलता सवाल जवान पर ले आई, कुछ नहीं, बस मुझे तनु की फिक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं इसलिए रो रही हूँ, बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी, दुख तो होना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो देखो तनु दीदी ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से जलाई और नतीजे में हम सब ने आज खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने की बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उसको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में तनु दीदी की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर दीदी रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम रिया, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। प्रार्थना करो कभी तुम पर यह वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं ये कहती हुई लेट गई कि करवाना अब मुझसे छोटे मोटे काम, आई बड़ी। मेरी यही परेशानी थी कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो वो भी एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया। अब हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना, अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे, तो मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि शाम को तनु दीदी से पूछूंगी, वो थोड़ी ना दीदी की तरह है जो कुछ नहीं बताएगी। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब सोकर बाहर निकली तो चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो काम से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु दीदी क्या हो रहा है? आपकी टांग को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दूँ? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं छोड़ दी
और गुस्से से बोली, पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है। जिससे भी कुछ पूछो कुछ नहीं पता चलता। खुशी दीदी से पूछो तो वो कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, अगर हम एक ही बात नहीं बता रहे तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम ये सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो, पर प्रार्थना करो कि कभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर तनु दीदी के आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डरकर वहां से चली गई। क्या हर कोई प्रार्थना ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो? पता नहीं मम्मी कैसी भयानक सजा देती है, इसलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। रात को मैं सो रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया था। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। हम सभी बहनें 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने ये घर गिरा कर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से घूरा और सख्त लहजे में बोली, अंदर जाओ। मैं मम्मी से सहम कर कमरे में चली गई। हमारे घर में कोई अनजान मर्द आता था तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना किया था कि उनके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फायदा भी उठा लेती थी। बाकियों के मुकाबले मम्मी मुझसे जरा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर चढ़ जाऊं। पूरा दिन कमरे में, खाना भी कमरे में खाया। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया था और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वो आखिर क्या बनवा रही है, ऐसी क्या खास है। लेकिन यह राज भी रात को खुला, वो भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरियों बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी वो अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफ़ी बड़ा भी कर दिया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफ़ा फिर हिम्मत करके पूछी, क्योंकि मुझे ये बात पच नहीं रही थी कि जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। मम्मी अब तो बता दो क्या बनवा रही हो? जिस पर वो बोली, तुझे मैंने मना किया था ना कि तू क्यों आई है मजदूरों के सामने। आज के बाद कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी उस वक्त खुशी दीदी और तनु दीदी की लंगड़ा कर चलने की बात याद आई और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ़ कर दो मम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं बेटी हूँ ना तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो वो कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सब के लिए। अब से जो कोई गलती करेगा वो यही बंद होगी। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही है और इस बात पर मैं हंसने लगी। वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, रिया ये बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसी व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सबसे पहले मैं तो तुम्हें ही इस जेल में बंद करूंगी। मम्मी की इस बात से एकदम से मेरी हंसी ब्रेक लगवा दी और मेरी डरी हुई नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार वो नहीं बोली और मुझे एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। रिया पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? 1000 मर्तबा मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर डटी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का, एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती फिरोती। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि ये बातें अच्छी भी नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि दोनों बहनों का क्या हल हुआ है। बस अपनी शक के पीछे बार बार तनु दीदी, खुशी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छे से करूंगी। मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई, अपने बेड के नीचे से 500 निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी को तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने दीदी से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आता हूँ तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती है। मैं इस बात पर जल्दी से सर हाँ मिला दिया। दीदी कहने लगी, मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे, अब ये तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो। और अगर तुमने मुझे किया वादा तोड़ा तो मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उस रात सबको यही यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करनी। अगर मैंने ऐसी ही पूछती रही तो मम्मी मुझे ही जेल में ना डाल दे। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद किया क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया। जैसे ही वो फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए लपटे वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया। पैर फिसलते ही पापा का सर जमीन पर लगने से फट गया। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया। रोते हुए कह रही थी कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वो तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक शिकंज पड़ने नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए थे। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का करा हुआ काम देखती और जरा सी भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी और फिर अगले दिन जेल से निकालती तो बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500-500 के नोट उठा लिया करती। इस तरह 4 साल हो गए और अब सब बहनें मम्मी का यह सज़ा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने कभी कोई काम नहीं किया था और ना ही मेरी बहनें मुझे करने देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगा देती तो वो रोक लेती या काम छीन कर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता, क्या हमेशा ही ये सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेगी? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन उन सब का यही जवाब होता कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वही सजा देगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि उनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह से याद था, मैं उसे भी तो नहीं तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही हाल था कि मैं काम करूं और मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर सके। बहनों का व्यवहार अजीब से था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने तक नहीं देती थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को नीचे फेंक दिया और गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोली, अच्छी तरह से खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाया, या तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया और मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वो बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल में बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ से खुलने सभी के सामने एक खूबसूरत कमरा था
जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर तकिए के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वो पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से के सजा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब ने अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रख कर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई कि जब मम्मी ने जेल का दरवाज़ा खोला तो उससे चला नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी सब बड़ी बहनें तो ये जुल्म बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए ये जुल्म बर्दाश्त करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज रात को मम्मी के किए की सज़ा उनको ज़रूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद की और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहाँ जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वो हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था तो मीडिया वाले आ गए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली में से गिरा पड़ा हुआ उठा लिया और ना जाने कैसे बचपन में से वो कार्ड मेरे पास रखा रह गया। क्योंकि पापा मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सब बता दिया। यह भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों के सामने सच पता चल जाएगा। वो लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए और जैसे ही मम्मी मुझे जेल में लेकर गए वो भी पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया और अगले 4 घंटों में मम्मी जेल में। मेरी सब बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थी। क्या मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लड़की कांस्टेबल ने हमें बताया कि उस औरत ने जुल्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मारा, बल्कि इस औरत ने खुद मारा है, क्योंकि वो तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि ये औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। ये बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वो हमें हमारे असली माता पिता के पास तक पहुंचा देंगे, लेकिन हम सब ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि हम सब बहनें कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।